हेलो माय फ्रेंड्स, स्वागत है आपका मेरे इस प्यारे चैनल द इंडियन एकेडमी पे। ये है आपका सेट 14। और अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मैं आपको बता दूं कि मैं एमटीएस का टोटल 300 पीवाईक्यू का सॉल्यूशन दे रहा हूं जीके का। ठीक है, तो अगर आप मेरे चैनल पर पहली बार आ रहे हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लो और मेरे चैनल से जुड़ जाओ, क्योंकि मैं सिर्फ जीके का ही नहीं, इंग्लिश और आपका मैथ और कुछ दिनों के बाद रीजनिंग भी लाऊँगा और बहुत ही बेहतरीन कंटेंट आपको उपलब्ध करा रहा हूँ। ठीक है, तो आप अगर आपको चैनल पसंद है तो प्लीज़ लाइक कीजिए, सब्सक्राइब करिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। कह रहा है, राजा हर्षवर्धन के दरबारी कवि कौन थे? तो जो राजा हर्षवर्धन थे ना, उनके समय में दरबारी कवि कौन थे? तो आपके हर्षवर्धन के टाइम में आपके बाणभट्ट जो है ना, वो दरबारी कवि थे। बहुत सिंपल क्वेश्चन है ये, क्योंकि बहुत ही एग्जाम में ये पूछ चुका है। बाणभट्ट की 2 रचना है आपकी, बहुत बेहतरीन रचना है 2। इनकी एक रचना का नाम है कादम्बरी, ठीक है, और एक रचना का नाम है आपका हर्षचरित्र। हर्षचरित्र जो है ना, ये आपका हर्षवर्धन के ही जीवन काल के बारे में लिखा गया है। ठीक है, चलिए एक चीज़ मैं और बता दूँ आपका, जितने भी तीनों हैं ना, सारे के बारे में बता देता हूँ। आपकी जो वात्स भट्टी है ना, वात्स भट्टी जो है, ये आपके कुमारगुप्त, आप नाम सुने होंगे कुमारगुप्त, गुप्त वंश के एक राजा हुआ करते हैं कुमारगुप्त, जिन्होंने नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना की। ठीक है, ये इनके दरबारी कवि थे। आप नाम सुने होंगे मंदसौर प्रशस्ति। मंदसौर प्रशस्ति प्रशस्ति जो है ना, वो ये इन्हीं वात्स भट्टी का लेख है। ठीक है, तो आपका उन्हीं के द्वारा लिखा गया है। तो ये हो गया आपका वात्स भट्टी के बारे में। कालिदास के बारे में जानते हैं। तो कालिदास जो है ना, ये आपके चंद्रगुप्त द्वितीय, जो कि आपके गुप्त वंश के ही, गुप्त साम्राज्य के ही थे, इस विक्रमादित्य। ठीक है, इनका जो टाइटल है ना, वो विक्रमादित्य है। तो चंद्रगुप्त द्वितीय के आपके दरबारी कवि थे कालिदास। ठीक है, इनकी कुछ आपकी प्रसिद्ध रचनाएं कौन सी हैं? तो आपका हो गया मेघदूत हो गया, रघुवंशम हो गया। ठीक है, तो आप ये याद कर सकते हैं। और है आपका रवि कीर्ति। तो भाई रवि कीर्ति जो है ना, रवि कीर्ति आपके एक जैन कवि थे। ठीक है, ये आपके चालुक्य के एक राजा थे, पुलकेशिन द्वितीय, नाम सुने होंगे आप पुलकेशिन द्वितीय का। ठीक है, ये पुलकेशिन द्वितीय के दरबारी कवि थे रवि कीर्ति। ठीक है, पुलकेशिन द्वितीय का संबंध जो है ना, एहोल अभिलेख से मिलता है। एहोल अभिलेख, याद रखिएगा ये कि एहोल अभिलेख जो है ना, वो किससे रिलेटेड है? पुलकेशिन द्वितीय से। पुलकेशिन द्वितीय की हत्या किसने की थी भाई? नरसिंह वर्मन ने, जो कि आपके चालुक्य पल्लव वंश के थे ना, पल्लव वंश के थे। ठीक है, तो ये कुछ पॉइंट्स थे आपके, जो आपको हमेशा याद रखना हिस्ट्री के पार्ट्स में। चलिए अब कह रहे हैं कि अनुच्छेद 181 के अनुसार डैश दब अध्यक्षता नहीं कर सकता जब राज्य विधानसभा में उसके पद से हटाने के प्रस्ताव पर विचार किया जा रहा हो। देखिए, अगर राज्य विधानसभा में कौन अध्यक्षता नहीं करेगा? तो आपका अध्यक्षता नहीं करेगा। अध्यक्षता कौन करता है? अध्यक्ष ही करता है ना। तो वो कब नहीं करेगा? जब उस पर क्या हो, जब उसको हटाने का विचार चल रहा हो, तो उस टाइम आपका अध्यक्षता कौन करेगा? तो उपसभापति। ठीक है, तो उपसभापति आपका उस समय अध्यक्षता करेगा, या फिर कोई उसी के मेंबर का व्यक्ति करेगा। ठीक है, तो यहाँ पे ये कहा जा रहा है कि कौन अध्यक्षता नहीं करेगा? तो आपका अध्यक्ष। ठीक है, आर्टिकल कौन सा है आपका? 181। ठीक है, चलिए ये है आपका महान न्यायवादी। महान न्यायवादी क्या होता है आपका? ये होता है अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया। ठीक है, अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया। तो भाई इसका जो आर्टिकल होता है ना, वो 165 होता है, याद रखिएगा। अगर आपसे पूछ दिए कि भारत के अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया का मतलब संबंध किस आर्टिकल से है, तो 165। ठीक है, चलिए महान न्यायवादी, ये तो आपका अध्यक्ष हुआ ना। 1928 में निम्नलिखित में से किसने कांग्रेस पार्टी की नेहरू रिपोर्ट लिखी, जो स्वतंत्र भारत के लिए एक भावी संविधान थी, जो प्रभुत्व दर्जे के प्रदान करने पर आधारित थी? देखिए 1928 में एक नेहरू रिपोर्ट आती है। ठीक है, जिसे आपके मोतीलाल नेहरू लिखते हैं, जो कि एक संविधान था आपका भारत का ना। तो ये किनके पिता थे? जवाहरलाल नेहरू के ये पिता थे। ठीक है, आपके 1928 में ये एक नेहरू रिपोर्ट देते हैं ना। चलिए मोतीलाल नेहरू। अब कह रहा है कि पटकाई पहाड़ियाँ जो हैं वो किस पर्वत का हिस्सा हैं? ये इंपॉर्टेंट है आपका। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है, आप इसको नोट कर लीजिएगा अगर आपको नहीं मालूम होगा तो देखिए आपकी जो पटकाई पहाड़ियाँ हो गई, आपकी नागा पहाड़ियाँ हो गई, और मिजो पहाड़ियाँ हो गई, और कौन सटा हुआ है आपका? तो मिजो, हाँ, मणिपुर पहाड़ियाँ हो गई। ठीक है, तो ये जितनी भी पहाड़ियाँ हैं ना, ये सब आपके नॉर्थ ईस्ट साइड में है। नॉर्थ ईस्ट यानी कि क्या? पूर्वांचल ना, ये पूर्वांचल का हिस्सा है। चलिए काराकोरम कहाँ का हिस्सा है आपका? काराकोरम आपका हिमालय का हिस्सा है ना, हिमालय का आपका उत्तरी साइड का हिस्सा है। चलिए पश्चिमी घाट और पूर्वी घाट आप जानते ही हो कहाँ पड़ता है? डेक्कन प्लेट्यू के यहाँ पे, ये आपका पश्चिमी घाट, ये हो गया आपका पूर्वी घाट, है ना। चलिए पूर्वांचल। अब कह रहा है कि निम्नलिखित में से किस खेल में भारत को अपना पहला व्यक्तिगत ओलंपिक स्वर्ण पदक मिला? देखिए सबसे पहले स्वर्ण पदक व्यक्तिगत ओलंपिक में किसे मिला है? पर्सनल। तो मेरे भाई ये आपका किस खेल में मिला है ना? चलिए तो ये आपका निशानेबाजी में मिला है। और किन्हें मिला है? तो अभिनव बिंद्रा को मिला है।
अभिनव बिंद्रा, ठीक है, अभिनव बिंद्रा। एक चीज़ मैं और आपको बता दूं कि भाई अभिनव बिंद्रा, ठीक है, वो किस स्टेट से रिलेटेड है, ठीक है। तो अभिनव बिंद्रा जो है ना आपके उत्तराखंड से रिलेटेड है, क्योंकि मुझे याद है या पता नहीं, मुझे ऐसा लग रहा है कि ये कहीं पूछा गया है। अभिनव बिंद्रा किस स्टेट से मतलब रिलेशन है इनका, कहाँ इनका जन्म हुआ था, तो उत्तराखंड। भाई मैं आपको बता दूं कि मैं CGL, CHSL, MTS, CPO, स्टेनो, मैंने जितने भी SSC के एग्ज़ाम्स होते हैं ना, वो सारे का PYQs इतना डीप स्टडी किया है लगभग 5 साल तक का, कि मैं जब भी कोई क्वेश्चंस देखता हूँ ना, या किसी भी आपका, सिर्फ MTS का बात नहीं कर रहा हूँ मैं, CHSL का भी मैं अगर पेपर देखता हूँ तो मुझे लगता है कि यार ये क्वेश्चन कहीं ना कहीं देखा मिला है मुझे। मतलब नया क्वेश्चन ना बहुत कम मुझे देखने को मिलते हैं। जो भी क्वेश्चन देखता हूँ तो लगता है यार ये क्वेश्चन मैं पहले देखा हूँ, इससे मैं गुजरा हूँ। तो इसलिए मैं कह रहा हूँ कि भाई PYQs का इंपॉर्टेंस है, आप मेरे साथ प्रैक्टिस करो, आपको बहुत बेनिफिट मिलने वाला है, ठीक है। जब तक एग्ज़ाम नहीं होते कम से कम आप मेरे चैनल पर रेगुलर रहो, जो मैं कंटेंट दे रहा हूँ उस पर बिलीव रखो, और आप अपना जो है 100% दो, मैं भी अपना 100% दे रहा हूँ आपको। चलिए, तो ये है आपका निशानेबाजी, ठीक है, अभिनव बिंद्रा। और आपका कौन सा वो ओलंपिक था आपका 2008 का ना, ये भी पूछ सकता है, ये भी इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट है, 2008, ठीक है। आपका कहाँ हुआ था, बीजिंग में ना, बीजिंग चाइना है, पड़ता है ये बीजिंग। चलिए, तो आपका निशानेबाजी कह रहा है कि शब्द फुट फॉल्ट निम्नलिखित में से किस खेल से संबंधित है, तो ये भी पूछा है आपका फुट फॉल्ट, ठीक है। तो भाई फुट फॉल्ट जो है ना आपका किस खेल से संबंधित है, तो ये आपका टेनिस से संबंधित है। ओके, अब कह रहा है कि निम्नलिखित जानकारी से राजस्व प्राप्तियों की गणना करें, ठीक है। राजस्व घाटा इज इक्वल टू सकल घरेलू उत्पाद का इतना %, और राजस्व व्यय इज इक्वल टू सकल घरेलू इतना %, ठीक है। तो राजस्व घाटा किसका क्या निकालना है, राजस्व प्राप्ति की गणना करें, तो ठीक है। भाई देखो, राजस्व घाटा, प्राप्ति और आपका क्या है व्यय, ये क्या होता है, राजस्व हटा दो आप, ठीक है। इकोनॉमिक्स के टर्म पे नहीं जाना है आपको, आप सिंपल मैथ पे आओ। भाई आप कितना कमाए हो, ठीक है, आप कितना अर्न किए हो, और कितना आप खर्चा किए हो, व्यय किए हो, ठीक है। और अगर आप ज़्यादा व्यय किए हो और कर अर्न जो है वो कम है आपका, तो क्या होगा, घाटा होगा ना। तो यहाँ पे घाटा हुआ है, कितना घाटा हुआ है, 2.80%, ठीक है। और आपका व्यय कितना है, तो 10.80% है। तो आप कितनी मतलब आपके पास था कितना पहले, मतलब आप प्राप्ति कितना किए थे, तो भाई माइनस हो जाएगा ना। क्या होता है, घाटा इज इक्वल टू क्या होता है आपका, घाटा इज इक्वल टू होता है आपका व्यय, ठीक है। आप राजस्व जोड़ सकते हो, आपका अगर इकोनॉमिक्स टर्म देना तो व्यय माइनस में आपका क्या होगा, तो प्राप्ति, प्राप्ति, ठीक है। आपका घाटा कितना हुआ है, 2.80, ओके, बराबर व्यय आपका कितना किया है, 10.80, ठीक है, माइनस में आपका प्राप्ति। तो जब ये इधर जाएगा तो आपका माइनस हो जाएगा, तो 10.80 में अगर 2.80 माइनस होगा तो कितना होगा, 8 होगा, ठीक है। इकोनॉमिक्स टर्म में नहीं घुसना है। अगर आप इकोनॉमिक्स कोई बच्चा नहीं, कोई भी मेरा भाई नहीं पढ़ा होगा तो वो राजस्व के चक्कर में इसको छोड़ देगा, भाई हार्ड है, नहीं, ये मैथ का ही क्वेश्चन है अगर आप देखो सही से तो। चलिए, जब बड़ी मात्रा में कार्बन डाइऑक्साइड किसी जल निकाय में, यानी कि कोई बॉडी आपके वाटर सिस्टम में, वाटर बॉडी में घुल जाती है, तो निम्नलिखित में से किस अम्ल के बनने के कारण जल अम्लीय हो जाता है। देखिए, इसमें आपका जो भी अम्ल है सब अम्लीय है, ठीक है। तो कौन सा अम्ल जो है वो जल में जब घुलता है तब जो उसका जल है ना वो अम्लीय हो जाता है। देखिए, ये आपका है कार्बोनिक अम्ल, ये बहुत ही कमज़ोर अम्ल होता है ना। ये जब आपका जल में घुलता है ना तो आपका ये क्या बना लेता है, तो जल को अम्लीय कर देता है, ठीक है। अम्ल के बनने के कारण जल अम्लीय हो जाता है, ओके। चलिए, तो ये आपका हो गया कार्बोनिक अम्ल। ये कार्बोक्सिलिक अम्ल क्या होता है भाई, बताइएगा, ये कार्बोक्सिलिक अम्ल क्या होता है, तो भाई ये होता है COOH, यानी कार्बोक्सिलिक ग्रुप का होता है ना। इससे ही एक एसिड होता है आपका फॉर्मिक एसिड हो गया, एसिटिक एसिड हो गया, ठीक है, इसी से बनाया जाता है। एसिटिक एसिड का फॉर्मूला क्या होता है आपका, CH3COOH, याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। एसिटिक एसिड का फॉर्मूला क्या है आपका, CH3COOH, CH3COOH, ठीक है। चलिए, अगर मैं कोई चीज़ रिपीट कर रहा हूँ ना, अगर मैं कोई बार बार कह रहा हूँ चीज़ों को कि भाई ये इंपॉर्टेंट है, तो वो सही में इंपॉर्टेंट है, आपको उसको ध्यान देना है, पॉइंट आउट करना है, ठीक है। कोई कोई क्वेश्चंस को मैं डायरेक्ट स्लाइड कर देता हूँ, क्योंकि मुझे पता होता है कि ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, आने वाले एग्जाम में ये बहुत कम चांसेस है। अगर मैं किसी चीज़ को रिपीट कर रहा हूँ ना तो वो इंपॉर्टेंट हो सकता है आपके लिए, ठीक है। चलिए, तो ये हो गया कार्बोनिक अम्ल, ओके। अगर देखिए, अगर आप ये वीडियो अभी देख रहे हो, ठीक है, फिर 5 दिन के बाद इसको फिर से रिपीट देखो, क्योंकि हो सकता है कि कुछ इंपॉर्टेंट बातें रह गई हो, भूल गए हो आप, या कुछ क्वेश्चंस आपसे फिर से छूट गया हो। इसलिए जितने भी मैंने वीडियो अपलोड कर दिया हूँ उसको बार बार प्रैक्टिस के लिए देखो, बार बार देखो। भाई 10-15 मिनट का वीडियो है, ओके, उसको कितना टाइम लग रहा है ख़त्म करने में, आप 2x स्पीड पर ही देखो,
ओके, आप एक बार आराम से देखो, फिर बाद में उसको जितना बार आपको देखना होगा, प्रैक्टिस करना होगा, 2x के स्पीड में देखो। ओके, इससे आपका प्रैक्टिस जो है ना बहुत बेहतरीन होगा, क्वेश्चन आपके छूटेंगे नहीं। चलिए, कह रहा है कि वर्ष 2000 से 2001 में शुरू की गई किस योजना का उद्देश्य जो है ना वो ग्रामीण क्षेत्रों में घर, पेयजल, प्राथमिक शिक्षा और बुनियादी स्वास्थ्य सेवा प्रदान करना है। देखिए, हम लोग योजना का कोई भी क्वेश्चन आता है ना तो मैं उसके न्यूमोनिक्स पे जाता हूँ, उसको वर्ड पे जाता हूँ कि कहना क्या चाह रहा है भाई, उसका उद्देश्य क्या था। तो उसका उद्देश्य है कि क्षेत्रों में घर, पेयजल, प्राथमिक शिक्षा देना है। ठीक है, तो नाम उसी से रिलेटेड होगा। ठीक है, तो भैया आपका किसान सम्मान निधि, तो किसान का बात तो किया नहीं है। यहाँ पे शिक्षा का बात कर रहा है, पानी का बात कर रहा है, तो किसान से इसमें रिलेशन नहीं है। अब ग्राम सड़क योजना, तो भैया सड़क का भी बात नहीं किया इसमें। और यहाँ पे ना तो वय वंदना योजना, ऐसा कोई भी न्यूमोनिक्स इसमें नहीं है। आपका ग्रामोदय योजना यानी ग्राम के प्रति, यहाँ पे कह रहा है ना कि 2000 शुरू की किस योजना को उद्देश्य ग्रामीण क्षेत्रों में। ठीक है, तो ग्रामीण क्षेत्रों में ग्रामोदय योजना ही होगा ना। कोई भी योजना अगर बनाया जाता है तो उससे रिलेटेड जो भी चीज़ें करनी है उसी के नाम से बनाया जाता है ना। चलिए, अब कह रहा है कि मई 2001 में यूनेस्को द्वारा मानवता की मौखिक और अमूर्त विरासत की उत्कृष्ट कृति के रूप में निम्नलिखित में से किस संस्थान परियोजना को घोषित किया गया था। देखिए, 2001 में आपका जो यूनेस्को द्वारा जो मान्यता प्राप्त हुई थी आपकी मौखिक और अमूर्त विरासत जो है वो क्या थी आपकी, तो ये थी आपकी कुटियाट्टम को समर्थन देने वाली राष्ट्रीय परियोजना। ठीक है, कुटियाट्टम को समर्थन देने वाली राष्ट्रीय परियोजना। ठीक है, चलिए, कह रहा है निम्नलिखित में से अणुसूत्र इकाइयों और उनके मोलर द्रव्यमान के गलत युग्म का चयन करें, यानी यहाँ पे रॉन्ग दिखना है। तो स्टार्टिंग करते हैं यहीं से। हाइड्रोजन का 1 मान लीजिए, नाइट्रोजन का 7 दूना 14। ठीक है, ओके, और ऑक्सीजन का 16 या 48। वैसे 14 से कुछ ज़्यादा होता है लेकिन मोटा मोटी 14 मान लेते हैं। तो भैया 14 1 15, 15 और 48 कितना हो जाएगा, 8 5 13, 4 3 7 1 8, 4 1 5 1 6, 63 होगा ना यहाँ पे। देखो 16 या 48। ठीक है, और हाइड्रोजन का 1 यानी कि 49, और नाइट्रोजन का 14, तो 9 4 13, 4 1 5 1 6 यानी 63 आ रहा है भाई। ये तो 63 आ रहा है, तो यही गलत है। ठीक है, तो आपका एक ऑप्शन यही सही मिल गया। अब यहाँ पे CH4 कह रहा है, तो हाइड्रोजन 1 है तो 4, और आपका कार्बन का आता है 6 × 2 12 आता है, तो 12 और 4 16, ये सही है आपका। चलिए, ये अब कह रहा है कि जंतु कोशिकाओं में बहुत बड़ी लंबी श्रृंखला वाले वशीय अम्लों का बीटा ऑक्सीकरण किस कोशिकांग द्वारा किया जाता है। देखिए, आपका जो बीटा ऑक्सीकरण है ना ये आपका होता है पेरोक्सीसोम में। ठीक है, पेरोक्सीसोम में किया जाता है। भाई आपका जो पेरोक्सीसोम है ना वो किस में पाया जाता है, यूकैरियोटिक जीवों में पाया जाता है। यूकैरियोटिक और प्रोकैरियोटिक में अंतर जानते हो आप। यूकैरियोटिक जो होता है ना वो बहुत प्रिमिटिव आपका सेल होता है ना, प्रिमिटिव सेल होता है, मतलब बहुत ही आदिम होता है, बहुत पुराना होता है। इसमें आपके संवहन तक नहीं पाए जाते हैं, जाइलम हो गया, फ्लोएम हो गया, या इनके अंग अच्छे से विकसित नहीं होते हैं। इनमें ना तो माइटोकॉन्ड्रिया होता है ना राइबोसोम होता है, इस टाइप का कुछ भी नहीं होता आपका यूकैरियोटिक में। लेकिन अगर वही दूसरी तरफ प्रोकैरियोटिक देखोगे तो भाई उसमें आपके संवहन तक पाए जाते हैं, उनमें सारे जो भी चीज़ें हैं वो विकसित होती हैं ना, कोशिकांग विकसित होते हैं। ये आपका अंतर होता है। माइटोकॉन्ड्रिया आप जानते ही हो क्या होता है भैया, पावर हाउस। ठीक है, पावर हाउस। चलिए, राइबोसोम, देखिए राइबोसोम के बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, मैं हर बार बोलता हूँ कि भाई राइबोसोम जो है ना ये क्या करता है, आपके प्रोटीन संश्लेषण में पार्ट लेता है, हिस्सा लेता है। राइबोसोम किसका बना होता है, तो RNA का, R से राइबोसोम, R से RNA, और आपका प्रोटीन का, याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट। ठीक है, आपका RNA और प्रोटीन। चलिए, तो ये आपका है पेरोक्सीसोम। कह रहा है जनवरी 2023 में केंद्रीय पर्यटन मंत्रालय द्वारा शुरू की गई स्वदेश दर्शन 2.0 योजना के अनुसार कितने शहरों को अस्थायी और जिम्मेदार स्थलों के रूप में विकसित करने के लिए चुना गया है। ठीक है, तो ये है आपका 30 शहर, इंपॉर्टेंट नहीं है। निम्नलिखित में से कौन सा नृत्य पारंपरिक रूप से झारखंड, उड़ीसा, पश्चिम बंगाल के तीनों राज्यों में पुरुषों द्वारा किया जाता है। भाई बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत बार पूछा जा चुका है, और बहुत सिंपल भी है आपका छऊ नृत्य। ठीक है, छऊ 3 राज्यों में किया जाता है आपका, झारखंड, उड़ीसा, पश्चिम बंगाल, याद रखिएगा। ठीक है, झारखंड, उड़ीसा और वेस्ट बंगाल। ठीक है, चलिए, आपका उड़ीसी कहाँ होगा, तो उड़ीसा के लिए, सत्रिया आसाम के लिए, और कुचिपुड़ी कहाँ का, आंध्र प्रदेश के लिए। ये जो तीनों है ना आपका ये सांस्कृतिक नृत्य है। ठीक है, और ये आपका क्या है, लोक नृत्य है ना। चलिए, तो ये आपका छऊ हो गया, आपका छऊ हो गया। अब क्या है कि सिंधु घाटी सभ्यता के निर्माण स्थलों में से निम्नलिखित में से कौन सा स्थापत्य तत्व शामिल नहीं था। भाई अगर आप सिंधु सभ्यता के बारे में, ठीक है, वन शॉट चाहते हैं कि भाई इससे बाहर कुछ ना आए, तो मेरे चैनल पे एक वीडियो अपलोड है सिंधु सभ्यता पे, आप उसको जाके देख लो। ठीक है, बस सिंधु सभ्यता के बारे में जो जानना है ना, जो पढ़ना है वहीं पे पढ़ लो, उसके बाहर कोई क्वेश्चंस नहीं आएंगे। ठीक है, तो यहाँ पे कह रहे हैं सिंधु घाटी सभ्यता जो है वो उस टाइम क्या चीज़ नहीं था, तो भाई आपकी प्लेट
नहीं मिलेंगी ना, बाकी तीनों जो हैं वो मिलेंगी। चलिए 1991 की जनगणना में किस राज्य की साक्षरता दर सबसे अधिक थी और यह राष्ट्रीय औसत साक्षरता दर से अधिक थी? देखिए तो भाई अगर साक्षरता दर की बात आई तो भाई 100% लिटरेसी सार ये जो है आपका केरल का है ना। चलिए अब भाई कौन सा कोशिकांग राइबोसोमल आरएनए रखता है और राइबोसोम के उत्पादन में शामिल होता है? देखिए राइबोसोम और आरएनए रखता है। आरएनए का जहाँ अगर राइबोसोम आपको नहीं भी पता है ना तो आरएनए का बात कर दिया ना तो केंद्रिका, ठीक है, केंद्रिका में ही आरएनए का निर्माण होता है। ठीक है चलिए तो ये आपका केंद्रिका कहाँ होता है? केंद्र के अंदर होता है ना। चलिए केंद्रिका। अब कह रहा है कि ये इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जानते हैं, यहीं पे आपका राइबोसोम होता है। ठीक है ये दो प्रकार का होता है, स्मूथ ईआर और एक रफ ईआर। रफ ईआर पे ही आपका राइबोसोम पाया जाता है पॉइंट्स के रूप में। ठीक है चलिए ओके कह रहा है कि आत्मकथा विद विंग्स ऑफ फायर। भाई विंग्स ऑफ फायर तो कोई जानता है, सबसे सिंपल क्वेश्चन, एपीजे अब्दुल कलाम। ठीक है चलिए भारत सरकार के ब्रिटिश शासन द्वारा लाहौर षड्यंत्र केस में गिरफ्तार किए गए निम्नलिखित क्रांतिकारियों में से किसने जेल में 63 दिनों की भूख हड़ताल में शहादत प्राप्त की? भाई देखिए ऐसे महान आपके क्रांतिकारियों को प्रणाम है। ये थे आपके जतीन्द्रनाथ दास। ठीक है जतीन्द्रनाथ दास जो कि 63 दिनों के भूख हड़ताल में इनकी फिर शहादत प्राप्त हुई थी इनको। ठीक है चलिए तो ये आपका जतीन्द्रनाथ दास है। ये प्रफुल्ल चाकी, इनके बारे में बता देता हूँ आपको कि एक मुजफ्फरपुर आपका षड्यंत्र केस हुआ था 1908 में। ठीक है 1908 में आपका मुजफ्फरपुर केस हुआ था, उसमें इन्हें दोषी करार दिया गया था। तो भाई ये आत्महत्या कर लिए थे ना कि अंग्रेजों के हाथों से मरने से अच्छा आत्महत्या कर लूँ। ठीक है तो आपके जतीन्द्रनाथ दास। अब कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन से भारतीय संविधान की प्रकृति का सही वर्णन करता है? भाई देखो भारतीय संविधान जो है ना वो तो ना तो ज़्यादा ही कठोर है और ना ही ज़्यादा लचीला है। मैं ऐसा इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि देखिए आपके संविधान के एक ओर में आप संविधान का जो भी प्रॉब्लम्स है वो आप उसको संशोधन कर सकते हो। अगर वो कठोर होता तो किसी भी पार्ट को संशोधित कर पाते, नहीं कर पाते। अगर वो उतना ही लचीला होता तो आप इसके फंडामेंटल जो संविधान का फंडामेंटल चीज़ है उसको भी आप चेंज कर सकते थे। लेकिन ऐसा प्रावधान है कि कोई भी अमेंडमेंट ना आपके फंडामेंटल जो है जो बेसिक स्ट्रक्चर है ना संविधान का उसको चेंज नहीं कर सकता। इसलिए आप कह सकते हो ये ना तो ज़्यादा कठोर ही है और ना ज़्यादा ही लचीला है। ठीक है चलिए बथुकम्मा त्यौहार किस राज्य से संबंधित? देखिए ये कोई ऑप्शन में था आपका बथुकम्मा। ठीक है मैं बताया भी था आपका शायद कुछ दूसरा या तीसरा मतलब आपके प्रीवियस पीआईक्यू में। तो ये आपका कहाँ का त्यौहार है? तो तेलंगाना। तो किस गॉडेस को ये है आपका दिया जाता है, किस गॉडेस के लिए किया जाता है भाई ये त्यौहार? तो पार्वती माँ। ठीक है पार्वती। चलिए तेलंगाना। अब कह रहा है कि राग दीपक किस प्रसिद्ध संगीतज्ञ से संबंधित है? तो राग दीपक से आपके तानसेन संबंधित है। ठीक है तानसेन का किसका दरबारी कवि था? अकबर का। नवरत्नों में से एक बात था ना। अकबर ने इसे मियाँ का क्या दिया भैया? तो उपाधि दिया। इनका असल जो रियल नाम है ना वो रामतनु पांडे था। ठीक है ग्वालियर घराने से थे। ठीक है ग्वालियर घराने से। चलिए तानसेन। अब कह रहा है कि प्रसिद्ध 2023 में संजय कुमार मिश्रा के सेवानिवृत्त होने के बाद प्रभु किसने? देखिए ईडी के निदेशक। ठीक है तो भाई ईडी के जो आपके निदेशक थे ना ये आपके राहुल नवीन थे। ठीक है ओके चलिए अब कह रहा है कि निरंकुश शासन के रूप में बलबन के शासनकाल के परिणाम स्वरूप निम्नलिखित में कौन सी घटना घटी? देखिए आपका बलबन था ना वो क्या किया था? तो भाई अमीरों का जागीर देना, हिंदुओं की नियुक्ति हाँ ये सही है आपका। ये चालीसा क्या कह रहा है? चहलगामी। चहलगामी आप नाम सुने होंगे चहलगामी, जिसे किसने नियुक्त किया था? चहलगामी को किसने बनवाया था? इल्तुतमिश ने। क्यों बनवाया था भाई? क्योंकि उसे अपने सरदारों पर बिलीव नहीं था, इसलिए वो 40 गुलामों का समूह बनाया था जो कि बहुत ही विश्वस्त थे, उसके लिए काम करते थे, इल्तुतमिश के लिए काम करते थे। लेकिन बलबन ने उसे समाप्त कर दिया। क्यों समाप्त कर दिया? क्योंकि जो चहलगामी थे ना वो बाद में बहुत इंटरफेयर करने लगते हैं आपके शासन में, शासन प्रणाली में बहुत इंटरफेयर करने लगते हैं। आपकी जो रजिया सुल्तान थी ना उसको हटाने में उसको इनका सबसे बड़ा हाथ था चहलगामी का। ठीक है इसीलिए आपके चहलगामी जो थे वो आपके बलबन के लिए भी मुश्किल बन जाते हैं, इसीलिए उसने चहलगामी को ख़त्म कर दिया था। ये क्वेश्चन किया भी है बहुत पहले, मैं शायद बीवाईक्यू कराया हूँ तो इसमें था। चलिए निम्नलिखित में से कौन सा बांध जो है ना दामोदर घाटी निगम का हिस्सा है? देखो दामोदर घाटी जो है ना ये आपका झारखंड में बहती है। ठीक है दामोदर जो घाटी है आपका दामोदर नदी झारखंड में है ना। तो भैया ये आपका कौन सा हिस्सा है? तो आपका मैथोन। ठीक है मैथोन बांध जो है ना इसका हिस्सा है। और रिहंद जानते हो? रिहंद आपका यूपी में पड़ता है, सोनभद्र जिला। सोनभद्र जिला। और ये किस नदी पे भैया? सोन नदी पे ना। चलिए इसका एक और नाम है आपका गोविंद बल्लभ पंत। गोविंद बल्लभ पंत इसका एक और नाम है। चलिए ये आपका है कोयना। ये कोयना जो है ना कोयना बांध ये आपका कोयना रिवर पे है। कहाँ पे? तो महाराष्ट्र में पड़ता है। ठीक है महाराष्ट्र में पड़ता है। सलाल कहाँ है? तो जम्मू कश्मीर में। ठीक है चलिए तो आपका किस नदी पे है ये? सलाल तो चिनाब नदी पे। हो सकता है कि भाई आने वाले एग्जाम में यहीं से कहीं पूछ दें।
कि भाई सलाल किस नदी पे है, सलाल बांध किस नदी पे, किस स्टेट में है, इसलिए किसी भी क्वेश्चन को छोड़ना नहीं है। तो आपका यहाँ पे हो जाएगा मैथन। तो ठीक है, आपका सारा समाप्त हुआ। अगर वीडियो पसंद आया हो, ठीक है, तो आप मेरे चैनल को लाइक कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करिए, ठीक है। और प्लीज़ कमेंट करिए, क्योंकि आपके कमेंट से मुझे मोटिवेशन मिलते हैं। ठीक है, थैंक यू, बाय बाय।